हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम ग्रोन पीसीएस में। आज से मैं डीएसएसपी बोर्ड में जो भी विद्यार्थी अपीयर होने जा रहे हैं, जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस या टीजीटी कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं, उनके लिए खासकर ये प्रैक्टिस सेट डेडिकेटेड है और इसमें मैं आपके लिए रोज़ 10 प्रश्न लेकर आऊँगा और दसों प्रश्न अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड होगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न जब आप सॉल्व करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, एन एंटी एलियासिंग इज इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ द टेक्स्ट इट डील विथ द। नीचे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। एंटी एलियासिंग किस बात से रिलेटेड है? एलिमिनेशन ऑफ जगीज से रिलेटेड है, स्पेसिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल कैरेक्टर से रिलेटेड है, अंडरलाइनिंग ऑफ लेटर से रिलेटेड है, या स्पेसिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इसको समझिए, यहाँ पे एंटी एलियासिंग एक्चुअल में होता क्या है। ये जो आप यहाँ पे डीएसएसबी देख रहे हैं लिखा हुआ, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि डी या एस के किनारे किनारे एक जिगजैग सा इस तरीके से एक पाथ बना हुआ है। स्मूथ एज नहीं है। आप यदि चाहते हैं कि ये स्मूथ एज हो जाए तो इसके लिए फोटोशॉप में एक ऑप्शन आता है और उस ऑप्शन को आपको एक्टिव करना पड़ेगा। तो ये कुछ हद तक ये आपका जो ये जिगजैग पाथ है वो कम हो जाएगा और स्मूथ एज आपको देखने को मिलेगा। और ये आपको होता है किससे? एंटी एलियासिंग के माध्यम से। तो पहले प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एलिमिनेशन ऑफ जगीज। जो ये उबड़ खाबड़ रास्ते जैसा दिख रहा है, इसी को ख़त्म करने के लिए एंटी एलियासिंग ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है और इसमें गिवन है कि कुछ टास्क है और वो टास्क जो आपका एन टास्क है, कितना टास्क ये पता नहीं, एन टास्क है। और टास्क की जो खास बात ये है कि नोन रन टाइम है, इसका नोन रन टाइम है। और टास्क जो है वो R1, R2, R3, R4, R5 इस तरीके से वो आपका टास्क दिया हुआ है। ये टास्क में पूछ रहा है कि नीचे दिया हुआ जो 4 शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, इसमें से कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज़ करके हम मैक्सिमम थ्रूपुट हम गेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे थ्रूपुट क्या है भाई? तो थ्रूपुट का मतलब होता है कि सीपीयू किसी टास्क को कितना देर में एग्जीक्यूट कर देता है। तो सीपीयू के पास जब टास्क पहुंचेगा तब उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो वेटिंग टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम दोनों मिलाकर जो टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रूपुट। मतलब कि सीपीयू जितना देर में किसी टास्क को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट कर देगा उस टाइम को बोलते हैं हम लोग थ्रूपुट। यहाँ पे एक खास बात यह है कि नोन टाइम दिया हुआ है, तो नीचे जो दिया हुआ जितने भी 4 शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, इसमें सबसे इफेक्टिव और सबसे अधिक जो थ्रूपुट आपको मिलेगा जिसके माध्यम से, वो ऑप्शन है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। क्योंकि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का एक डिमेरिट ही है कि टास्क का यदि टाइम गिवन नहीं है तो ये पता लगाना कि कितने टाइम में कौन सी जो टास्क है या प्रोसेस है वो रन कर जाएगी। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोन रन टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इसको आसानी से शॉर्टेस्ट जॉब सीक्वेंस में अरेंज कर देगा और फटाफट से जो छोटे छोटे जॉब होंगे उनको एग्जीक्यूट ये करते चला जाएगा, जिससे आपको मैक्सिमम थ्रूपुट यहाँ पे मिलेगी। बाकी जो ऑप्शन है ये भी आपको शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ही है, प्रायोरिटी बेस है, राउंड रोबिन है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये ऑप्शंस जो भी है आपको डिटेल में मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासेस में आपको मिलेगी। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो गया शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मेट फॉर द ग्राफिक दैट कैन बी एम्बेडेड विद इन एन इंटरनेट डॉक्यूमेंट। इंटरनेट डॉक्यूमेंट के अंदर कौन सी ग्राफिक का फॉर्मेट सबसे अच्छा होता है? तो यहाँ पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है HTML, ये तो आपका पिक्चर का फॉर्मेट है नहीं है। ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग किसी वेब पेज का एक जो फॉर्मेट होता है उसको हम लोग तैयार करते हैं। और BMP जो है ये बीट मैप पिक्चर है। ये तो आप जानते होंगे कि बीट मैप पिक्चर में आप ये इस तरीके से यदि आप लिखते भी हैं
तो इसके किनारे किनारे पे ये जिगजैग पास यहाँ पे बन जाता है। तो ये इंटरनेट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जब पिक्चर बड़ा करेंगे तो वो उसमें कर्व या जैगीज बन जाएगा। इस कारण से ये फॉर्मेट भी इंटरनेट डॉक्यूमेंट के लिए उपयुक्त नहीं है। जो TIFF फॉर्मेट है, ये खास तरीके से प्रिंटिंग प्रेस में इसकी बहुत ही यूज होती है, और इसका जो फुल नेम है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट है, और ये प्रिंटिंग प्रेस के अंदर बैनर होर्डिंग्स ये प्रिंटिंग के लिए यूज में आता है। लास्ट वाला जो आपका है GIF, ये है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, और इसी फॉर्मेट को इंटरनेट डॉक्यूमेंट के अंदर ज़्यादा यूज किया जाता है। इस प्रकार तीसरे प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न भी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू टू डिफाइन द वेरिएबल फॉर ASP। एक्टिव सर्वर पेज के अंदर वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, वहाँ पे कौन सा की यूज करते हैं। तो चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिम के माध्यम से, डिम कीवर्ड के माध्यम से वेरिएबल डिफाइन करते हैं। पांचवा प्रश्न है कि विजुअल बेसिक के अंदर, विजुअल बेसिक आप यदि यूज कर रहे हैं तो कोई कंट्रोल है, मान लो कि यहाँ पे एक कमांड बटन आपने लिया है, और इस कमांड बटन का आपने बहुत सारा कॉपी क्रिएट कर दिया। इसको कॉपी किया, यहाँ पे इसको कॉपी किए, इसको क्लिक करने के बाद, और फिर आपने नंबर ऑफ टाइम पेस्ट कर दिया। तो इसी कंट्रोल की कई सारी कॉपी आपको यहाँ पे बच जाएगी। ये कॉपी जो है, इस कॉपी या इस सेट को, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ कि कंट्रोल एरे, प्राइमरी एरे, सेकेंडरी एरे या एंड इंटीजर एरे। तो पांचवा प्रश्न का जो विजुअल बेसिक पढ़े होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा, इसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोल एरे। छठा प्रश्न है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से है। इसमें दिया हुआ है कि दो रिलेशन है, एक रिलेशन R है और एक S है, और R के अंदर 3 टपल्स है और S के अंदर 2 टपल्स दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि यदि इसकी नेचुरल ज्वाइनिंग यदि की जाए तो उसमें जो टपल्स की संख्या होगी वो कितनी होगी। तो पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए ये रिलेशंस यहाँ पे डिफाइन करके रखा है। यहाँ पे है आपको ये R रिलेशन, R के अंदर आपको देखने को मिलेगा 3 टपल। ये एक टपल हो गया, टपल का मतलब रो और वो टपल जो है एक इक्विवेलेंट टर्म है। तो यहाँ पे 3 टपल है। इसमें भी इस टेबल का नाम है आपका एस्ट, और इसके अंदर आपको है 2 टपल। ये 2 टपल हो गया। अब इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट में कितने रो आएंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसमें दिया हुआ भी है। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो पहले जो टेबल है उस टेबल का रो और टपल की संख्या, और जो दूसरा रिलेशन है उसकी टपल की संख्या को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब S के अंदर टोटल टपल्स दिया हुआ है 3, और S के अंदर दिया हुआ है 2। अब इसको यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हो जाएगा आपको 6। ये क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट होगा 6। क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट होगा 6 की टोटल टपल कितने आएंगे 6। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेचुरल ज्वाइन में R और S को यदि नेचुरली ज्वाइन करते हैं तो कितने उसके अंदर टपल आएंगे। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट तो है नहीं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर टपल की संख्या हम लोग फाइंड करते हैं। जितना नंबर ऑफ टपल फर्स्ट टेबल में होगा और दूसरा टेबल में होगा उसको मल्टीप्लाई करना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता ये है कि कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इसके अंदर आएंगे। तो एक एट्रीब्यूट यहाँ पे रोल है, नेम है और सिटी है। यहाँ पे रोल है और कोर्स है। इसके अंदर 3 है, तो यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए और यहाँ पे इसको प्लस कर दीजिए। कितना हो जाएगा टोटल एट्रीब्यूट की संख्या हो जाएगा 5। तो 2 प्रश्न इससे इस तरीके से सॉल्व हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन मेरा नेचुरल ज्वाइन से रिलेटेड है। तो जब ये क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आप यहाँ देखेंगे कि जो नेचुरल ज्वाइन है वो 2 कॉमन फील्ड को इक्वेट करता है। तो इसके अंदर रोल कॉमन है और इस रोल R के अंदर और S के अंदर कॉमन एक एट्रीब्यूट है, और इसी में जिसका जिसका वैल्यू
इक्वल होगा वो आपको रिजल्ट के अंदर आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, राम का रोल नंबर 1 है और जब वो कोर्स टेबल के अंदर आप देखेंगे तो रोल नंबर 1 इससे बराबर है, मतलब ये आपका नेचुरल ज्वाइंट के रिजल्ट में आएगा, क्योंकि एक यहाँ और इसके ये बराबर है, क्योंकि इसमें इक्वेट करते हैं, बराबर करते हैं इसको। दूसरा वाला नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो दूसरा वाला यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे देख रहे हैं, तीसरा जो आपका टपल है उसमें सीता है, यहाँ पे इसका रोल नंबर 2 है, यहाँ पे रोल नंबर 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इससे रिजल्ट में नहीं आएगा। चौथा जो टपल है उसमें सीता है, रोल नंबर 2, ये आपका ये रिजल्ट में शामिल होगा नेचुरल ज्वाइन यदि आप करते हैं तो, क्योंकि ये दोनों फील्ड में रोल का वैल्यू जो है 2 है। बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, बराबर नहीं है तो ये शामिल नहीं होगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ये भी यहाँ पे शामिल नहीं होगा। इस तरीके से नेचुरल ज्वाइन के केस में इसका आंसर हो जाएगा 2। क्रॉस प्रोडक्ट यदि बोलता तो इसका आंसर हो जाता 6। यदि टोटल एट्रीब्यूट की संख्या पूछता तो हो जाता आंसर इसका 5, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है नेचुरल ज्वाइन, इसलिए इसका आंसर होगा 2, इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो ये 4 ऑप्शन है, चारों के चारों ये अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये प्रोटोकॉल्स के यहाँ पे नाम आपको दिए हुए हैं। तो जो फर्स्ट है उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका दूसरा FTP का होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सी ऑप्शन में जो है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और जो चौथी ऑप्शन है इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो मेल ट्रांसफ़र से रिलेटेड प्रोटोकॉल आपको SMTP है। इस प्रकार 7वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 8वां प्रश्न में आपको दिया हुआ है OLE माइक्रोसॉफ्ट कंपोनेंट डॉक्यूमेंट टेक्नोलॉजी मीन्स, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, लेकिन आप समझ लीजिए थोड़ा सा डिटेल इसका। यदि अज्यूम करिए कि हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर काम कर रहे हैं और मीनवाइल हमें यदि ज़रूरत पड़ गई कि पेंट या एक्सेल सीट्स की हमको ज़रूरत है वर्ड के अंदर। अब ये वर्ड के अंदर भाई एक्सेल कैसे आएगा? तो वर्ड के अंदर एक्सेल ये पॉसिबल है कि आप इसको इम्बेड कर सकते हैं। इसको ये ऑप्शन आपको इंसर्ट जो आपको टैब मिलता है उसी के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अंदर एक्सेल की सीट और सारी फीचर्स आपको एक्सेल का जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। सारा कैलकुलेशन आप करेंगे और जैसे ही ये एक्सेल सीट के आउटसाइड आप क्लिक करेंगे तो ये फिर से डिसअपीयर हो जाएगा और अगेन आप वर्ड के अंदर आप आ जाएंगे। इस तरीके से 2 एप्लीकेशन का आप यूज एक साथ कर सकते हैं और ये कर सकते हैं किसके माध्यम से? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग के माध्यम से। इसलिए 8वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 9वां प्रश्न है द प्रॉब्लम ऑफ इंडेफिनिट ब्लॉकेज of the low priority job in the priority scheduling algorithm can be solved using, ये ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एगिंग इसका सही ऑप्शन है। इसके माध्यम से क्या किया जाता है? एगिंग लो प्रायोरिटी जो जॉब होता है उसकी प्रायोरिटी को हाई कर देता है और इस कारण से CPU उसको एग्जीक्यूट कर देता है। बाकी ऑप्शन भी ऑपरेटिंग सिस्टम से ही ये रिलेटेड है। यदि कोई टास्क रनिंग टास्क है और वो रनिंग टास्क रनिंग के दौरान ही यदि इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट करती है तो CPU उस समय बैठा तो रहेगा नहीं। तो CPU क्या करता है कि जो रनिंग स्टेटस है इस प्रोसेस का, यदि मान लें कि प्रोसेस P है, इसकी जो रनिंग स्टेटस है इसको एक डेटाबेस के अंदर, जिसको हम लोग प्रोसेस कंट्रोल बोर्ड बोलते हैं, उसके अंदर सेव करके इसको हार्ड डिस्क के अंदर सेंड कर दिया। और जैसे ही इसकी फिर इनपुट आउटपुट की टास्क कंप्लीट हुई तो फिर ये हार्ड डिस्क से इसको स्वैप कर दिया इसके अंदर मेमोरी के अंदर और फिर से इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से स्वैपिंग का मतलब हो गया कि रनिंग टास्क जब कोई दूसरे टास्क के लिए रिक्वेस्ट करता है तो उसको स्वैप कर देना हार्ड डिस्क के अंदर। जब
वो टास्क कंप्लीट हो जाए, फिर अगेन हार्ड डिस्क से उसको मेमोरी के अंदर स्वैप कर देना। जो डर्टी बीट है ये एक तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, ये हेल्प करता है कि अननेसेसरी राइट्स जो है पेज के ऊपर नहीं हो, पेज डिवाइस के ऊपर नहीं हो। आप इसको ये भी कर सकते हैं कि व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी इज़ टू बी रिप्लेस्ड इट्स करस्पॉन्डिंग बीट, डर्टी बीट जो होती है इसकी चेक होती है और देखा ये जाता है कि जो ब्लॉक है ये इसको रिटन ब्लॉक है कि नहीं है। इस तरीके से आपको अननेसेसरी राइटिंग से आपको बचाएगा ये। जो लास्ट ऑप्शन है कॉम्प्लिकेशन, इसका मतलब होता है कि यदि आप यूज़ कर रहे हैं मेमोरी पार्टीशन जिसमें मल्टीपल टास्क आप रिसाइड्स कर सकते हैं, ये पार्टीशंस है। और मान लीजिए कि इस पार्टीशन की साइज़ है आपका 16 केवी का, 16 के का, और एक प्रोसेस है जिसको आप इसके अंदर डाल रहे हैं। इसका भी एक एल्गोरिथम होता है, फर्स्ट बेस्ट फिट होता है। तो इस एल्गोरिथम के हिसाब से जब मान लीजिए कि आप एक 14 के का एक मेमोरी प्रोसेस इसमें रखिएगा, तो 2 जो किलोबाइट का मेमोरी स्पेस है वो अनयूज्ड बच जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि इसका कैपेसिटी भी 16 के का है, इसमें भी आपने 15 के का एक प्रोसेस रख दिया, इसमें 1 किलोबाइट का स्पेस अनयूज्ड रह गया। इसके अंदर भी मान लीजिए कि इसी तरीके से आपने एक प्रोसेस रखा जिसकी साइज़ है 14 के, तो यहाँ पे भी आपका 2 किलोबाइट की मेमोरी बच गई। यहाँ पे भी आप इसी तरीके से रखते हैं, तो ये जो इंटरनल जो स्पेस अनयूज्ड बच गया इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंट। और इन स्पेस को कंबाइंड करने का जो प्रोसेस होता है, कंबाइंड करके एक लार्ज होल क्रिएट करने का, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन ये एक टेक्निक है जिसके माध्यम से स्मॉल होल्स को कंबाइन करके लार्ज होल क्रिएट की जाती है, जिससे आप कोई बड़े से प्रोसेस को भी आप रिसाइड्स मेमोरी के अंदर कर सकते हैं। 10वां प्रश्न इसमें दिया हुआ है, व्हाट रिजल्ट सेट इज रिटर्न फ्रॉम द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी। एक एसक्यूएल क्वेरी है, आप इसको ध्यान से देखिए। सिलेक्ट करना है कस्टमर का नाम, टेलीफोन का नंबर उस कस्टमर टेबल के अंदर से, और वो पर्सन जो जयपुर, दिल्ली, आगरा में रहते हैं। तो इसमें से कौन सा आपका रिजल्ट करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन देखिए, कस्टमर नेम है, ऑल कस्टमर्स को करा के दिखाने के लिए नॉट लिविंग इन जयपुर, दिल्ली और आगरा। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे तो 2 एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना है, कस्टमर नेम और टेलीफोन नंबर, जबकि यहाँ पे कस्टमर नेम का ही जिक्र है। इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन मेरा नहीं होगा, क्योंकि इसमें टेलीफोन होना चाहिए था। दूसरे ऑप्शन में चेक करते हैं, यहाँ पे कस्टमर नेम है, टेलीफोन नंबर है, लेकिन कह रहा है कि ऑल कस्टमर, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है वेयर सिटी इन, जो जयपुर से हो या दिल्ली से हो या आगरा से हो उन्हीं को दिखाना है। यहाँ पे तो सबके बारे में बता रहा है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। तो कस्टमर, तीसरा ऑप्शन है कस्टमर नेम एंड टेलीफोन नंबर ऑफ ऑल कस्टमर, जो कस्टमर लीव करते हैं इधर जयपुर, दिल्ली और आगरा। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि इन जो है इन मल्टीपल और का शॉर्ट हैंड फॉर्म होता है। इसको यदि आप चाहते तो लिख सकते थे सिटी इक्वल टू जयपुर, और सिटी इक्वल टू दिल्ली, और सिटी इक्वल टू आगरा, और सिटी इक्वल टू पटना। इस तरीके से आप लिख सकते थे। तो इन ऑपरेटर मल्टीपल और का शॉर्ट हैंड फॉर्म है, इसलिए 10वें प्रश्न का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हुआ। ये सेट यहाँ पे आप ज़रूर इसको सॉल्व करें, आपको बहुत सारी जानकारी इससे मिलेगी, और आशा करता हूँ कि आपको इससे आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मदद मिलेगा। तो बने रहे आप हमारे साथ, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, फीडबैक अपना दें। जय हिंद, जय भारत।